मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू गाइस। नया चैप्टर, नया दिन। आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 11th क्लास के लिए। चलिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट हम आते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या चीज़ होती है? हम कोई भी काम करते हैं, उसके जो भी सारे आउटपुट पॉसिबल हैं उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। कुछ सैंपल स्पेस तो बहुत फेमस हैं, कुछ जनरल हैं। जैसे मैं अगर कॉइन टॉस करता हूँ तो एक कॉइन का तो होता है एच और टी, दो कॉइन का होता है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, तीन कॉइन का होता है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। डाई अगर थ्रो करते हैं तो अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 6, और अगर हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो हमारा आता है 1 1 1 2 1 3 से 6 6 तक 36 एलिमेंट बनते हैं। क्लियर? अच्छा, ये हो कैसे रहा है? एक कॉइन किया तो टोटल ऑप्शन हो गए 2 की पावर 1, दो हो गए, दो किया तो 2 की पावर 2, दो तीन किया तो 2 की पावर 3, तो इसलिए यहाँ 8 बने, यहाँ 4 बने, यहाँ 2 बने। यहाँ पे डाई के 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2। ठीक। अच्छा, एक ऐसे सैंपल स्पेस होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। कैसे? वो कह रहा है जी मैंने एक डाई थ्रो करी और अगर डाई में इवन नंबर आया तो मैंने दोबारा डाई थ्रो करी, और ऑड आया तो मैंने एक कॉइन टॉस किया। तो अब इसका कैसे बनेगा? पहले हम ये वाली डाई थ्रो कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस पे और इस पे हम दोबारा डाई थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इस पे हम एक डाई थ्रो करेंगे, कॉइन टॉस करेंगे एच कॉमा टी। अब ये लिखा कैसे जाएगा भाई? 1 से स्टार्ट होगा तो 1 एच 1 टी, क्योंकि 1 पे कॉइन टॉस हुआ है। उसके बाद 2 पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 3 से कॉइन टॉस हुआ है 3 एच 3 टी। इसी तरह 4 से सारे आएंगे, फिर 5 से 2 आएंगे, फिर 6 से सारे आएंगे। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इवेंट क्या होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक डाई थ्रो करी तो सैंपल स्पेस बन गया मेरा 1 2 3 4 5 6। मैं आपको 3 बातें बोलता हूँ। पहला बात मैंने कहा जी इवन नंबर आना चाहिए, दूसरा बोला मैंने ऑड नंबर आना चाहिए, तीसरा बोला मैंने इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो मैंने इसे मान लिया इवेंट ए, तो ए का सैंपल स्पेस हो गया इवन नंबर 2 4 6, और बी का सैंपल स्पेस हो गया 1 3 5, और सी मैंने मान लिया इवन प्राइम। ये वो तो 2 होता है केवल। तो सबसे पहली बात तो ये, जिस इवेंट में केवल एक एलिमेंट है उसे बोलते हैं सिंपल इवेंट, और जिसमें मोर देन 1 होते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। यानी कि अगर मैं ए बोलूँ तो इवेंट ए ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, या हम इसे ए बार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और करना क्या है आपको यू में से सैंपल स्पेस को हटाना है, ए को, यानी कि इसमें से आपने इसको हटाना है, तो बचेगा 1 3 5। बात समझ में आती है? गुड। अब चलते हैं, दो इवेंट देखते हैं, ए और बी। मैंने देखो ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ आपसे ए और बी में कॉमन क्या है, सो देख के बताओ। कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो फाई लिखते हैं। तो ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो इनका यूनियन क्या आ रहा है। अगर मैं ए और बी का यूनियन करूँगा तो क्या आएगा? मेरे ख्याल से सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी दो इवेंट का सैंपल स्पेस
यूनियन किया मैंने और वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ गया, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कौन से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व अ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस रिकॉर्डिंग द नंबर केम अप डिस्क्राइब द फॉलोइंग। देखो आपने लिखा है रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, यानी दो डाइस को थ्रो करना है। तो मैंने आपको बताया सैम्पल स्पेस अभी भी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। मैंने जानबूझ के बनाया पूरा सैम्पल स्पेस, क्यों बनाया बताऊंगा अभी। अब लिखा है द सम इज़ ग्रेटर देन 8, डिस्क्राइब द इवेंट बताना है मुझे, ऐसे इवेंट बताना है कि सम 8 से बड़ा हो। तो जो 8 सम होता है वो 6 2 8 में आएगा, यानी कि देखो ध्यान से देखना, इस पूरे में 8 सम आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने इसलिए पूरा बनाया सैम्पल को जिससे बता सकूँ मैं आपको, ऐसे भी इवेंट डिस्क्राइब हो जाते हैं। मुझे कह रहा है वो सम 8 से बड़ा चाहिए, तो 8 से कम इधर आएगा, 8 से बड़ा इसमें आएगा। तो मैंने इवेंट ए बना दिया, सम सारे बना दिए, सारे ले लिए, यानी कि 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। अब लिखा है 2 ऑकर्स आइदर ऑन ए डाई, मतलब 2 एक बार कम से कम आना चाहिए। तो पहले तो इसको उठा देते हैं। अब वो कहता है 2 एक बार आना चाहिए, तो 2 किस कब कब आता है, देखो 2 मेरा इन सब में आ रहा है, 2 बाद में और इन सब में आ रहा है। तो बस ये हो गए मेरे दोनों इवेंट, दोनों को कंबाइन कर ले 2, और ये 2 2 जो है वो एक बार लिखा जाएगा। तो बी आ गया 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। आगे लिखा है द सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो पहले हम इसको हटा दें, जो हमने लिया था भाई, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब वो कहता है सम हमारा जो होना चाहिए एटलीस्ट 7 में होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3। अब 7 से बड़े मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं, एक तो 9, एक 12 और 15। 15 तो हो नहीं सकता, तो 9 और 12 लेंगे बस। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, 9 तो ये रहा मेरा, मिल गया 9, और 12 ये मिल गया, बस आपने बना दिया। तो ये मेरा हो गया 6 3 5 4 4 5 3 6 6 6, ये मेरा आंसर आ गए सारे। ठीक है, तो मैंने इसलिए पूरा सैम्पल से बना दिया तो मैं आपको कि हमें कोई सम निकालना है तो हम एक लाइन खींच के आराम से कर सकते हैं कि भाई इधर का ये हो गया, इधर का ये हो गया। ठीक है, अच्छा लिखा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको ये बताना है कि भाई 3 इवेंट हैं ए बी सी। पहले देखते हैं ए में और बी में कुछ कॉमन है क्या, दिख रहा है कुछ कॉमन? नहीं जी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव। अच्छा, बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है? बी और सी में नहीं जी, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी एंड सी भी एक्सक्लूसिव हो गए। अब देखो ए और सी में दिख रहा है कॉमन का कुछ? हाँ, इसमें तो दिख रहा है यार, देखो 6 3 ये बैठा, 6 3 ये बैठा, तो ए एंड सी आर नॉट एक्सक्लूसिव। क्लियर? तो जब भी 2 इवेंट में कॉमन नहीं आएगा तो वो एक्सक्लूसिव, और कॉमन आ गया तो एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब मुझे 3 कॉइन का सैम्पल स्पेस बनाना है, पहले तो बना लिया मैंने। तो मैंने सैम्पल स्पेस बना लिया एच 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 टी एच टी टी, और ये नहीं लेते हम, पहले लेंगे हम एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने सैम्पल से बनाना है। अब क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मुझे इनमें से ऐसे 2 इवेंट बनाने हैं जो एक्सक्लूसिव हों। तो मान लो मैं एक इवेंट ले लूँ ये और एक इवेंट ले लूँ ये, तो एक्सक्लूसिव हो गए ना। तो मैंने पहले पार्ट में ए लिया एच एच एच, मतलब ऑल हेड्स,
और बी लिया टी 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 यानी कि ऑल टेल, पहला पार्ट हो गया। दूसरा लिखा है 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी हों, मतलब 3 इवेंट मुझे ऐसे बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हों, 3 बनाने हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने बनाए भाई, एक बार तो मैंने ले लिया 2 हेड, 2 हेड ले लिया ना। अब जब 2 हेड ले लिया तो मैं लूँगा अब ऐसे 2 इवेंट और लेने हैं मुझे, जिससे कि वो एक्सक्लूसिव बन जाए। एक तो ले लिया मैंने 2 हेड्स, तो ये तीनों आ गए, नहीं आ गए। अब मैं ले लूँ अगर एटलीस्ट 2 टेल, ये आ गया, एटलीस्ट 2 टेल, और एक ले लूँ ऑल हेड्स। तो देखो तीनों इवेंट बन गए, मतलब एक तो बन गया, सेकंड का बना रहा हूँ, एक तो बन गया ए एच एच एच, एक बन गया बी एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट 2 टेल्स टी टी एच टी टी और टी टी टी। सी बन गया 2 हेड्स यानी कि एच एच टी एच टी एच। ये बन गए मेरे तीनों सैंपल स्पेस जो एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लिखा है 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 बनाने हैं मुझे एक्सक्लूसिव ना हो। तो अगर मैं कह दूं इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचा मैंने। अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 2 हेड्स तो उसमें ये आएगा, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे एटमोस्ट 1 टेल, तो अगर मैं बोलूँ एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल में भी ये चारों ही आएंगे, क्योंकि वो कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल ले लेते हैं। चलो एटमोस्ट 2 टेल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे सारे, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो 2 टेल भी पॉसिबल हैं, 1 टेल भी पॉसिबल है और 0 टेल भी पॉसिबल है। इसलिए हम 2 इवेंट ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड्स और एक ले लें एटमोस्ट 2 टेल। तो एक तो बन गया मेरा एच 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 टी एच टी एच एच, और एक बन गया एटमोस्ट 2 टेल। इसमें इसके अलावा सारे आएंगे यानी कि 7 आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये हो हमारे 3 इवेंट जो एक्सक्लूसिव नहीं है। हमसे कहा गया था जो एक्सक्लूसिव ना हो, तो हमारा कॉमन आ रहा है, हमारे ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हों लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, मतलब ऐसे 2 इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन तो ना हो लेकिन हमारा दोनों का सैंपल यूनियन सैंपल स्पेस ना आए। तो कर चुके बेटा, पहला ही ले लो, पहला पार्ट जो लिया था हमने, ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, तो इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये लिख दो। अब लिखा है 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट, अब मुझे 3 बनाने हैं, बना देते हैं। और एक तो बना चुका, 2 तो बना चुका मैं, तीसरा ले लो यहाँ पे 2 टेल, तो टी टी एच टी, ये देखो 3 इवेंट बन गए। ये एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 2 डाइस थ्रो की हमने, ABC है। पहला है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो पहले दोबारा सैंपल बना लेते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये बन गए मेरे सैंपल स्पेस। अब वो कहता है पहला इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। तो पहली डाई पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा, तो एक तो ये बन गए देखो 6,
एक ये बन गए 6 और एक ये बन गए, तो 18 बन गए। ठीक है, क्लियर है बात। तो इवेंट ए हो गया जिसमें 18 एलिमेंट होंगे। अच्छा, अब अगर ए डैश पूछूँ मैं क्या करूँगा आप? सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट में से मतलब सैम्पल स्पेस में से मैं ए को हटा दूंगा, तो कौन से बचेंगे? ये जो ऑड नंबर वाले हैं राइट वाले ये बचेंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पूरे 18 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अच्छा, बी कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट। सिंपल बात है, जो ए डैश हुआ वही तो मेरा बी हुआ। भाई ए कह रहा था वो इवन नंबर फर्स्ट डाई पे, बी कह रहा है ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे, तो एक ही तो बात हो गई ना। जो ए नहीं होगा तो बी होगा, तो इट मीन्स जो मैं ए डैश लिखा है दैट इज इक्वल टू बी, और नॉट बी का मतलब है जो ए लिखा है, क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अब लिखा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डिस्क लेस देन इक्वल टू 5, मतलब मेरा जो सम होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। अब सम 5 से छोटा कब होता है? देखो ज़रा, सम 5 कब आ रहा है? देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना, और मुझे 5 से छोटा चाहिए, तो मैं लूँगा ये वाले। तो मेरा सी जो बनेगा वो बनेगा 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 और 1 3, ये बन गया मेरा सी इवेंट। अब ए और बी पूछ रहा है हमसे वो, तो मुझे ए का और बी का यूनियन निकालना है। तो जब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो जब ए में 18 एलिमेंट हैं, बी में भी 18 हैं और आपस में एक भी कॉमन नहीं है, तो जब मैं यूनियन लूँगा तो वो सैम्पल स्पेस आ जाएगा, 36 आ जाएंगे। ए एंड बी, एंड देखो अब ध्यान सुनो, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये आगे काम आएगा बहुत। तो जब मैं ए एंड भी निकालूंगा यानी कि इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5 आ गया। ठीक है, अब लिखा है ए बट नॉट सी। ठीक, तो आपने ए में से सी वाले एलिमेंट हटा देने हैं। भाई ए में 18 एलिमेंट थे, तो ए और सी में कौन कौन से कॉमन होंगे पता है आपको? ए और सी में कॉमन होंगे एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस 2 ही इवेंट कॉमन होंगे ए और सी में। तो जो ए में 18 एलिमेंट आए थे उसमें से दोनों हटा दो, तो ये ए बट नॉट सी आ जाएगा। बी और सी, और मैं और का मतलब बता चुका आपको, यूनियन होता है, बी एंड सी यानी कॉमन। अब इस पे आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हम निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए मैं निकाल चुका 2 1 से 2 6 तक, 4 1 से 4 6 तक और 6 1 से 6 6 तक, ये आ गया था मेरा ए। बी निकाल चुका 1 1 से लेके 1 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक और 4 5 1 से लेके 5 6 तक। बी कॉम्प्लीमेंट जो मेरा ए ही होगा, तो इसका मतलब ये जो चीज़ हो गई ये हो गई ए इंटरसेक्शन ए, तो ये तो ए ही होता है। अब मुझे निकालना है बेसिकली ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए तो मेरा ये रहा। अब सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो यू में से, मतलब जो सारे एलिमेंट हैं इसमें से हम ये 4 एलिमेंट हटा, नहीं सॉरी, ये वाले 6 एलिमेंट हटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ सब कुछ मिटा के कि कौन से आएंगे सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं, मैंने एक मिस्टेक कर दी बेटा, सी में लेस देन इक्वल टू 5 भी है, तो मुझे 5 वाले भी लेने हैं। आई मेड ए मिस्टेक, तो यहाँ 4 1 3 2 2 3 4 1 भी आएगा, 1 4 भी आएगा। इट मीन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा तो दैट विल बी डिफरेंट। जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो उसमें 5 वाले नहीं आएंगे, तो मेरा ये आएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मुझे ए में से और सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन चाहिए। अब मैं ए और लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं। देखो ए थे मेरे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको साफ साफ दिख रहा हो कॉमन क्या क्या है। 6 तो ये वाले हैं, 5 ये वाले हैं और 3 ये वाले हैं, तो ये इतने एलिमेंट आ जाएंगे जो हमारे इसमें आएंगे। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। अभी तक बनाया हमने इवेंट्स, तो 2 बातें बताऊंगा आपको मैं। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। तो मान लो किसी, जैसे मैं इसी की लूँ, मैं मुझे सपोज़ पी ए निकालना होता है यहाँ पे, तो कुछ बड़ा आसान है कि पी ए में 18 एलिमेंट हैं और
टोटल 36 हैं, तो 18/36 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। पहला PA0 वो होता है 1 - PA, मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है PA यूनियन B, मतलब A और B, यानी या तो A होगा या B होगा या दोनों होंगे, तो प्रोबेबिलिटी होती है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। उसका आता है PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है A तो होगा और B नहीं होगा, तो आता है PA - PA इंटरसेक्शन B। उसका आता है B तो होगा लेकिन A नहीं होगा, तो PB - PA इंटरसेक्शन B। उसके बाद ना तो A होगा और ना B होगा, 1 - PA यूनियन B। उसका आता है या तो A नहीं होगा या B नहीं होगा, तब आता है 1 - PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिस पे लिखा है 2 स्टूडेंट्स अनिल आशिमा अपीयर एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल विल क्वालिफाई। तो पी अनिल दे रखा है मुझे 0.05, आशिमा विल क्वालिफाई, आशिमा का दे रखा है 0.10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो मैंने आशिमा को B मान रहा हूँ मैं, तो मैंने आशिमा को B मान लिया, तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B मुझे गिवन है 0.02। अब लिखा है बोथ अनिल आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई नहीं करें, नाइदर A नॉर B। देखो ये रहा नाइदर A नॉर B। तो मुझे निकालना है PA0 इंटरसेक्शन B0। इसका फॉर्मूला होता है 1 - PA यूनियन B। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले A यूनियन B निकालूंगा। उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। देखो पहला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, ये रहा A, ये रहा। मुझे ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो मैं निकाल लूँगा। तो ये हो जाएगा 0.05 + 0.10 - 0.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.15 - 0.02, तो ये आ जाएगा 0.13। ये मेरा आ गया ये, और इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया 1 - 0.13 यानी कि 0.87। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.87। अब लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी कि या तो A नहीं होगा या B नहीं होगा, तो दैट विल बी A0 यूनियन B0। इसका फॉर्मूला होता है 1 - PA इंटरसेक्शन B। मुझे A इंटरसेक्शन B गिवन है, तो यह आ जाएगा 0.98। अगला है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब ओनली वन ऑफ देम का मतलब हुआ कि अगर A होगा तो B नहीं होगा, और अगर B होगा तो A नहीं होगा। तो PA मुझे दे रखा है 0.05, PB दे रखा है। अब B0 निकालना है मुझे, तो मैं 1 - PB कर दूंगा, यानी कि 1 - 0.10 प्लस PB मुझे दे रखा है 0.10, और PA0 निकालूंगा 1 - PA0 0.05। बस इसको सॉल्व करना है आपने। तो 0.05 × 0.9 प्लस 0.10 × 0.95 सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला करते हैं। लिखा है अ कमेटी ऑफ 2 persons इज सेलेक्टेड फ्रॉम द 2 men and 2 women। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन। अब हमारे पास क्या हैं, मैन हैं 2, और वोमेन जो हैं वो भी 2 हैं, और मुझे टोटल 2 पर्सन की कमेटी बनानी है। तो पहला है नो मैन, मतलब उन 2 में से कोई भी मैन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वोमेन हो। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम निकालेंगे दोनों P ऑफ नो मैन, इट मीन्स बोथ वोमेन। तो मैं 2 वोमेन में से 2 वोमेन निकाल लूँगा, और टोटल 4 हैं उसमें से 2 निकाल लूँगा। अब ये आया कॉम्बिनेशन। क्यों आया कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है। जब हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उसमें लिखा था जब भी सिलेक्शन की बात आएगी तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और जब भी हम मोर देन 1 चीज़ निकालेंगे हमेशा कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। अगर हम केवल एक चीज़ निकालते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम मोर देन 1 निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो अगला है 1 मैन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1 मैन होना चाहिए। अब सोचो अगर 1 मैन होना चाहिए तो 1 वोमेन तो होनी होएगी, क्योंकि मुझे तो टोटल 2 पर्सन चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, एक मैं लिखूँ वन मैन, तो वो हो जाएगा पहले 2 मैन में से एक वुमेन ले ली, 2 मैन में से एक मैन ले लिया, टोटल 4 में से 2 ले लिए, बात ख़त्म। ठीक, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट कह रहा है वो 2 मैन, सेम हो गया जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर था, तो P ऑफ 2 मैन 2C2/4C2, ये मेरा हो जाएगा 2 मैन। बात समझ में आई? चलिए अब आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ बढ़िया सा। आपको मान लो 4 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। मैं पहले 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बना रहा हूँ और उसे 2 बार लिखा मैंने। देखो मुझे बनाना है 4 कॉइन का, है ना, तो 4 कॉइन का बनाने के लिए मैं पहले 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाऊंगा। तो मैंने 3 कॉइन का एक बार रिपीट किया, 2 बार 3 कॉइन का लगा दिया। अब आपको 4 कॉइन का बनाना है, कितना आसान है। देखो पहले वाले में 8 में H लगा दो और 8 में T लगा दो, बन गया मेरा 4 कॉइन का सैंपल स्पेस। अब आपको जी मुझे तो 5 कॉइन का बनाना है, 5 कॉइन में कितना आएंगे पता है, 32 आएंगे। अब 32 याद तो करने से रहे आप, तो आप क्या करोगे, इस पूरे 4 कॉइन वाले को 2 बार रिपीट करोगे और एक बार 16 में लास्ट में H लगा दोगे और एक बार 16 में T लगा दोगे, तो आपका 5 कॉइन का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, मतलब हेड आएगा तो 1 रुपया जीतेगा, ₹1.5 हार जाएगा अगर टेल आएगा। हम बताना है सैंपल स्पेस, अगर हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा मतलब 4 कॉइन के बाद हम कितने इवेंट डिफरेंट बना सकते हैं और कितने पैसे हमें मिल सकते हैं या कितने पैसे हम लूज़ कर सकते हैं, उसका मुझे सैंपल स्पेस बनाना है और प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं चारों हेड जब आएंगे तो इसमें उसको चारों मिलेंगे +4, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी भाई, 4 कॉइन तो एक बार ही होगा, 4 हेड, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। अब बनाते हैं हम 3 हेड और 1 टेल। ये बन गए 4, इसमें वो 3 रुपये जीतेगा और ₹1.5 हार जाएगा, यानी कि प्लस के 1.5 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16। उसके बाद लगाते हैं हम 2 हेड 2 टेल, तो HHTT HTTH THHT TTHH THTH HTHT, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए 6 हो गए टोटल, और इसमें वो 2 रुपये जीतेगा और 3 रुपये हार जाएगा, यानी कि -1 अमाउंट जीतेगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/16। उसके बाद निकालेंगे हम जब 3 टेल बनेंगे, ये भी 4 बनेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने जीतेगा वो, 4.5 रुपये हारेगा और 1 रुपया जीतेगा, यानी कि -3.5 बनेंगे, और प्रोबेबिलिटी होगी 4/16। और एक बार 4 टेल, इसमें वो 6 रुपये हारेगा और प्रोबेबिलिटी होगी 1/60। तो ये अमाउंट हैं, दीज आर द अमाउंट एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर, यही बताना था हमें। आगे चलते हैं। चेक वेदर द प्रोबेबिलिटी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब ये कंसिस्टेंटली डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूँ आपसे ये सैंपल स्पेस है, ये A है और ये B है, तो ये जो ये एरिया होता है दैट इज़ A इंटरसेक्शन B, ये मैंने सेट्स में पढ़ाया था आपको, और ये पूरा एरिया जो होता है दैट शुड बी A यूनियन B, है ना। अब मैं बोलूँ आपसे जी मेरा कुछ ऐसा कभी आ गया कि मेरा A यूनियन B की वैल्यू छोटी आ रही है A इंटरसेक्शन B से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंटली नॉट डिफाइंड। क्लियर, चलो तो पहले देते हैं A दे रखा है, B दे रखा है, A इंटरसेक्शन B दे रखा है, तो पहले मैं निकालूंगा PA यूनियन B, और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ये हो गए 1.2 - 0.6, ये आ गया 0.6।
तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी भी 1.6 आ गया और ए यूनियन बी भी 1.6 आ गया। ऐसा केवल तब होता है जब दोनों इवेंट एक के ऊपर एक हो, यानी कि दोनों सिमिलर इवेंट्स हों, लेकिन सिमिलर नहीं है क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी मुझे ए यूनियन बी दे रखा है, तो मैं इस बार निकालूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.8, ये आ गया 0.1। तो मेरा इंटरसेक्शन कम आ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ कंसिस्टेंटली डिफाइंड, राइट। चलिए एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ आपको जो एनसीईआरटी में नहीं है। मान लीजिए किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली आपने और वो 3/7 आ गई, और मुझे निकालने हैं ऑड इन फेवर और एक निकालने हैं ऑड इन अगेंस्ट। तो मैं बोलूँ आपसे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7 है तो ए के पक्ष में कितने लोग हैं, ए के फेवर में कितने लोग हैं? आप कहोगे 3 है जी। तो मैं आपको कहूँ ए के अपोज में कितने हैं? कितने बताओ? यस, यू गेस्ड इट राइट, 4 अपोज में है, क्योंकि टोटल आदमी 7 है। 3 अगर पक्ष में है तो 4 हो गए अपोज में। तो अगर मुझे ऑड्स इन फेवर निकालना है तो फेवर वाले लोग रेशो अपोज वाले लोग, और ऑड इन अगेंस्ट निकालना है तो अगेंस्ट वाले और रेशो फेवर वाले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए जी, अगला है एन एंट्रेंस टेस्ट इज ग्रेडेड एट द बेस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग अ फर्स्ट एग्जामिनेशन, यानी कि पी ए मान लिया मैंने फर्स्ट एग्जाम को 0.8 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड पी बी मान लिया मैंने, ये है 0.7, और गेटिंग एटलीस्ट 1 मैंने बताता, जो ये नोट कर लो, और का मतलब और एटलीस्ट 1 का मतलब एक ही होता है, यूनियन। तो हमें ए यूनियन बी गिवन है 0.95, और मुझे निकालना है पासिंग बोथ, यानी कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसकी पता है और इसकी पता है, और मुझे इसकी निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 माइनस 0.95, यानी कि 0.55। ठीक है, क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। पी ई दे रखा है, पी एफ दे रखा है, ई एंड एफ, यानी कि मुझे पी ए ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, और मुझसे पूछा जा रहा है पी ई और मतलब बताया था मैंने आपको, वेरी गुड, यूनियन। तो सीधा यूनियन निकालना, कुछ करना नहीं इसमें। तो फॉर्मूला है सीधा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन, ये आप निकाल लोगे। अब लिखा है नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो उसका क्या मतलब हुआ। नॉट ई का मतलब होता है ई नॉट, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और एफ नॉट, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको सबसे स्टार्टिंग में। तो इसका होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो जो आपका ए यूनियन बी आएगा उसको आप यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट। अब लिखा है इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड एनसीसी, 32 टोटल स्टूडेंट्स हो गए 60। एनसीसी इसको मैंने ए मान लिया जी, और ये हो गए 30, और एनएसएस इसको मैंने बी मान लिया, और ये हो गए 24। अब लिखा है वन ऑफ दो स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, द स्टूडेंट ऑप्टेड इतने, और देखो और का मतलब होता है यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो चाहो तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले, फिर ऐड कर दो, या वैल्यू निकाल के बाद में ऐड प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, एक ही बात है। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ पहले। ये दे रखा है हमें 30/60, अच्छा दोनों एटलीस्ट 1, अच्छा मैंने मिस्टेक बता लिया, 30 ये हो गए 32 है, ये माय बैड, ये 32 हैं, और मुझे बोथ का भी दे रखा है, यानी कि मुझे ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 24। बस अब तो सिंपल आसान हो गया। तो ये और ये हो गया पी बी और माइनस ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड नाइदर ए नॉर। तो नाइदर ए नॉर का मतलब होता है ना तो ए होगा और ना बी होगा, यानी कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था
1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो जो यहाँ पे आएगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तीसरा है स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यानी कि बी तो हो लेकिन ए ना हो। तो मैं लिखवाया था बी हो और ए ना हो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला था पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी मुझे दे रखा है और ए पी इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है 4 आदमी हैं और वैक्सीनेटेड, मतलब इन्होंने वियना को विज़िट किया। तो कैसे कैसे विज़िट किया हुआ, तो हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे सैंपल स्पेस? भाई 4 हैं, अगर हम चारों को अरेंज करते हैं तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना ही पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। भाई 4 आदमी हैं तो सबसे पहले ए पहले भी आ सकता है और ए बीच में, मतलब बी भी पहले आ सकता है और सी भी पहले आ सकता है और डी भी पहले आ सकता है। तो अगर ए पहले आता है तो इसके बाद 3 अरेंज होंगे, बी सी डी। इसके कितने ऑप्शन है? ए को शुरू में रखूँगा पहले मैं पहले केवल बी सी डी को अरेंज कर रहा हूँ। तो ए बी डी सी, फिर उसके बाद ए सी बी डी, उसके बाद ए सी डी बी, उसके बाद ए डी बी सी, उसके बाद ए डी सी बी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ए को फिक्स करना था मुझे, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब मैंने ए के बाद बी को फिक्स किया तो आ गए सी डी और डी सी। उसके बाद मैंने ए के साथ बाद सी को फिक्स किया तो बी डी और डी बी। उसके बाद ए के बाद डी को फिक्स किया तो बी सी और सी बी। ऐसे ही आप बी और सी डी के बनाएंगे। जैसे बी के बनाएंगे तो बी के बाद ए को फिक्स करेंगे तो क्या क्या बचा? सी डी। फिर बी के बाद ए को डी सी, उसके बाद बी के बाद सी को ए डी, बी के बाद सी को डी ए, उसके बाद बी के बाद डी रह गया ए सी, और बी के बाद डी को सी ए। अब ये बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, है ना, ये आपका काम है। ठीक है, चाहो तो अभी वीडियो पॉज कर लो। चलिए जी, अगर बना लिया आपने वेरी गुड, नहीं बना तो मैं दिखाता हूँ। सी के बाद ए को फिक्स करेंगे, बी डी सी ए डी बी, सी डी ए बी, सी डी बी ए, सी ए हो गया, सी ए तो हो गया। सी के बाद बी रह गया ना, सी बी ए डी और सी बी डी ए, डी सी बी ए और डी सी ए बी, डी बी ए सी और डी बी सी ए, डी सी आ गया, बी आ गया और ए रह गया, डी ए बी सी और डी ए सी। ये बन गए 24 के 24 सैम्पल लेटर, ये आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन आसान है, लिखा है ए बिफोर बी। तो ए बी से पहले आना चाहिए, तो 6 तो ये होगा जी। अब ए बी से पहले आना चाहिए, तो एक यहाँ आ रहा है ए बी से पहले, एक यहाँ भी आ रहा है ए बी से पहले, और एक यहाँ भी आ रहा है ए बी से पहले, और एक यहाँ आ रहा है ए बी से पहले, और एक यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। बस गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर पहला आंसर हो गया 12/24 यानी कि 1/2। लिखा है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, यानी कि तो ए बी से पहले होना चाहिए और बी सी से पहले भी होना चाहिए। तो दोबारा गिनते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं जो हमने बनाए थे पहले। इसका काम हो चुका। अब बात करते हैं ए बिफोर बी बिफोर सी। तो एक तो ये हो गया ए बिफोर बी बिफोर सी, ये हो गया। तो आपको सारे ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, सैम्पल फिर बनाना मुश्किल था, बाकी काम तो बहुत आसान है ना। तो ये आप खुद कर सकते हो, तो यू शुड डू इट योर सेल्फ, क्योंकि सिर्फ गिनना है। अच्छा, एक बात तो मैं बता दूं, देखो यहाँ लिखा है ए जस्ट बिफोर बी, तो इसमें और इसमें अंतर तो समझ गए होंगे ना आप। ए जस्ट बिफोर मतलब है कि ए जस्ट बी से पहले आना चाहिए, यानी कि एक तो ये वाला होगा माना जाएगा, एक ये वाला माना जाएगा, है ना। तो जो इसमें ए जस्ट बिफोर बी आ रहा है वो ही लेना है आपने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मैंने 7 पत्ते निकाले हैं और मुझे सारे किंग चाहिए। तो किंग कितने होते हैं? 4। अब जब सारे किंग लूँगा तो उसका मतलब 4 तो किंग में ले ही लूँगा।
जब मैं 4 किंग ले लूँगा और मुझे टोटल 7 पत्ते चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 पत्ते कहीं और से निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स, तो पहले मैं 4 किंग तो निकालूंगा 4c4। अब 4 अगर किंग हैं तो बाकी बचे 48 पत्ते, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 48c3, क्योंकि मुझे 3 पत्ते और चाहिए, और ये हो जाएगा टोटल 52c7। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो आपको एच छोड़ना है। अब देखो यहाँ लिखा है 3 किंग, तो आपकी बात 3 किंग चाहिए, तो 3 किंग्स, तो 4 में से 3 ले लूँगा और 48 में से 4 ले लूँगा, सिंपल। लिखा है एटलीस्ट 3 किंग्स, तो या तो 3 किंग या 4 किंग। तो आपको जब एटलीस्ट 3 किंग निकालोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को ऐड कर देना, तो एटलीस्ट 3 किंग आ जाएगा, क्योंकि या तो 3 किंग होंगे या 4 किंग होंगे, 5 किंग तो हो ही नहीं सकते। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जो 5 आदमियों में रेस हुई, अब जब रेस हुई तो कोई भी प्लेयर कहीं भी आ सकता है, तो टोटल जो अरेंजमेंट बनेंगे वो तो बनेंगे 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि ए फर्स्ट आया, बी सेकंड आया, सी थर्ड आया, तो ए बी सी तो फिक्स हो गए। अब जो मुझे टोटल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे वो केवल डी और ई के करने पड़ेंगे, इनके अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 2 अपॉन 120, 1 अपॉन 60 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है वो, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी कम फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले तो था ए फर्स्ट आएगा, बी सेकंड आएगा, सी थर्ड आएगा, लेकिन अब क्या है, अब ए कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब इनको भी अरेंज मुझे करना पड़ेगा। तो वो हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, और ये पहले अरेंज कर चुका मैं, अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 × 2 अपॉन 120, ये कट गया 60 और ये कट गया 10, तो 1/10 मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलें आगे। नाइस। आगे चलते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस इतने हैं फॉर्म किए गए। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग इतने स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर सेम सेक्शन। देखो क्या है, टोटल 100 बच्चे हैं और मुझे एक सेक्शन बनाना है 40 बच्चों का, एक बनाना है 60 बच्चों का, और आपका फ्रेंड कह रहे हैं कि या तो हम मतलब दोनों एक साथ जाएंगे। इसका मतलब या तो दोनों होंगे इसमें से और या दोनों होंगे इसमें से। तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40c2 प्लस 60c2 अपॉन 100c2। भाई 100 में से 2 हैं ये, और प्लस इसलिए आया कि या तो दोनों इसमें से होंगे या दोनों इसमें से, और यहाँ में प्लस करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है वो दे बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इसमें से एंड एक इसमें से, तो हम करेंगे 40c1 इंटू 60c1 अपॉन 100c2। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो मेरे दोनों पार्ट के आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसे। 3 letters are dedicated to 3 person and envelope is addressed to each of them and letter are inserted into the envelope at random so that the each envelope contains exactly 1 letter। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 letter इज, अच्छा एट लीस्ट 1 सही आना चाहिए। क्वेश्चन समझा आप क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन कह रहा है वो कि 3 लेटर हैं और उनके 3 एनवलप हैं, तो जब ये लेटर्स एनवलप में रखे गए तो मान लो आँखें बंद कर ली गई, मतलब हमने देखा नहीं कि कौन सा लेटर मुझे किस में डालना है, बस रैंडमली डाल दिया मैंने। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक लेटर सही जाना चाहिए। तो जब भी हम एक लेटर एट लीस्ट 1 शुड बी ट्रू, शुड बी करेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल निकालूंगा और टोटल में से माइनस कर दूंगा नो करेक्ट। अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होती है, तो 1 में से मैं p माइनस कर दूंगा जब कोई भी करेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है जी, चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं। भाई 3 एनवलप हैं, 3 लेटर हैं, तो टोटल तरीके तो हो गए 3 × 2 × 1। क्यों? इसके 3 तरीके, इसके 2 तरीके, इसका 1 तरीका, तो टोटल 6 तरीके हो गए। अब मेन पॉइंट है, जब कोई भी सही नहीं जाएगा, तो जब कोई भी सही नहीं जाएगा तो ए के तरीके कितने होंगे, सोचो ध्यान से। ए के 2 तरीके होंगे, या तो बी या सी, तो ए के 2 तरीके हो गए। अब बात करते हैं बी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। आप कहोगे कि मैं पूछूं बी के कितने तरीके हैं,
भाई बी के भी दो ही तरीके होंगे, लेकिन नहीं। मान लेते हैं मैंने ए को ना सी में भेज दिया। अब अगर मैंने ए को सी में भेज दिया तो मैं बी को कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ? आप कहोगे मैं तो ए को बी में, बी को ए में भेज सकता हूँ और बी को बी में, लेकिन बी को तो बी में भेज नहीं सकता मैं, क्योंकि वो तो सेम हो जाएगा। इसलिए बी के भी केवल एक तरीका होगा और सी का भी केवल एक तरीका होगा। एक तरीका तो ये हुआ। अच्छा, ये दो इसलिए आए क्योंकि ए को अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, दूसरा केस में ये बनेगा कि मैं अगर ए को भेज दूँ बी में तो भी बी का एक ही तरीका होगा, क्योंकि मैं अगर बी को ए में भेज देता हूँ तो सी को मुझे सी में भेजना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए बी का भी एक तरीका होगा और सी का भी एक तरीका होगा, तो तभी भी टोटल तरीके दो हो गए। तो नो करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करेक्ट वो आ गया 2/6, क्योंकि टोटल तरीके 6 थे, यानी कि 1/3। और मुझे निकालना है एटलीस्ट 1 करेक्ट, तो मैं 1 में से 1/3 माइनस कर दूंगा, 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन से ऊपर क्वेश्चन है। लिखा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे और 5000 से बड़ा बनाना है और डिजिट यूज़ करनी है मुझे 0 1 3 5 7 और लिखा है ग्रेटर देन। इसका मतलब है 5000 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मुझे 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं। और पहले पार्ट में है रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले टोटल बनाते हैं, टोटल नंबर 5000 से बड़े कितने बनेंगे? तो ऑब्वियसली बात है कि 4 डिजिट का नंबर बनेगा और यहाँ पे या तो 5 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि तभी नंबर 5000 से बड़ा बनेगा। तो यहाँ के दो तरीके हुए। और अगर डिजिट रिपीट है तो अगर यहाँ पे 5 या 7 आ गया तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो ये तरीके हो गए 555, टोटल हो गए 250। लेकिन इन 250 में एक नंबर 5000 भी शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 0 भी यहाँ भी। तो मुझे वो 5000 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कर दिया 249 होगा। ये हो गए टोटल नंबर्स जब रिपीटिशन अलाउड होगा। अब बनाते हैं डिविजिबल बाई 5। जब हम डिविजिबल बाई 5 बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ तो 5 या 7 आएगा, लेकिन यहाँ भी या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो यहाँ के भी दो तरीके, और ये 5 5 एज इट इज़। तो ये तरीके हो गए 100, लेकिन इसमें भी 5000 आ गया तो मैं 100 में से 1 माइनस कर दूँगा, 99 आ जाएगा। तब मेरे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 99/249। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो पहले टोटल बनाते हैं जी। टोटल बनाएंगे तो यहाँ के स्टिल दो तरीके, 5 या 7, 0 1 3 5 7। तो अगर मैंने 5 ले लिया, मतलब मैंने 5 को ले लिया सपोज़, तो यहाँ के तरीके हुए 1 2 3 4, यहाँ के तरीके हुए 4 फिर 3 फिर 2, 4 3 12 4 48 48 टोटल नंबर आ गए जो बनेंगे 5000 से बड़े। अच्छा, इसमें 5000 शामिल नहीं है, क्यों? क्योंकि जीरो तो रिपीट हो ही नहीं सकता, तो इसमें से 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाते हैं डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल 5 में क्या होगा? दो ऑप्शन होंगे, या तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 0, और कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे 5 आता है तो यहाँ का केवल एक तरीका हुआ, क्योंकि 5 तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। यहाँ पे केवल 7 आ सकता है, उस पर बाद 3 नंबर, तो 3 × 2 ये होगा 6। अगर 0 आएगा तो यहाँ पे 5 या 7 आ सकता है, बाकी बचे 3 नंबर और 2 नंबर, और ये तो 1 हो गई, तो ये नंबर हो गए 12। तो टोटल नंबर जो हुए वो हुए 18। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 18/48। ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए डबलेट और अ टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। तो पहले देखो, जब भी 2 डाइस आएगी तो आपको सैम्पल स्पेस बनाना चाहिए पूरा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 रह गया, 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब मुझे और निकालना है। देखो लिखा है नाइदर और नॉर। जो नाइदर नॉर होता है तो उसे बोलते हैं हम A0 इंटरसेक्शन B0, और फॉर्मूला होता है 1 - PA यूनियन B। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा चुका आपको। तो पहले मुझे PA यूनियन B निकालना है, और A माना है मैंने डबलेट को,
और बी माना है टोटल ऑफ 10। तो पहले डबलेट निकाल लेते हैं जी। डबलेट हमारे बनेंगे 1 1 2 2 3 3, ये बन गए डबलेट, ये बन गया इवेंट ए का सैंपल स्पेस। अब बी है टोटल ऑफ 10, तो टोटल ऑफ 10 कब कब आ सकता है, देखो ध्यान से देखना, ब्लू वाला बता रहा हूँ मैं। टोटल ऑफ 10 आएगा मेरा ये, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट बी, और मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए जो होगा, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/36 प्लस पी बी 3 एलिमेंट हैं 3/36, और ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, कॉमन देखो ये कॉमन है ना, तो वो हो गया 1/36 यहाँ 36 आएगा, माय बैड। तो मेरा आंसर आ गया 8/36। सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपको, तो नाइदर नॉर का मतलब होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। आगे चलते हैं। आगे है, मुझे 500 नंबर में से ऐसे नंबर निकालने हैं जो 3 और 5 हो, और का मतलब यूनियन होता है। तो मतलब मैं अगर मान लूँ कि ऐसे नंबर जो 3 से करते हैं उन्हें ए मान लिया, ऐसे नंबर जो 5 से करते हैं बी मान लिया, तो मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है। तो फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए कैसे निकालूंगा भाई, सिंपल सी बात है कि जब मैं 500 तक देखूंगा 3 से कितने नंबर कटते हैं, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। आप वैसे दो तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर 3 ले लो, लास्ट नंबर ले लो जो 500 से कम 3 से कटता हो, ठीक है। 499 देते हैं, 9 9 18 4 22 नहीं कटता, 498 करता है। तो आप तो या चाहो तो ऐसा करो, इसको ए एन मान के एन निकाल लो और फिर सम निकाल लो। लेकिन उसका शॉर्टकट मेरे पास ये है कि आप 500 को 3 से डिवाइड कर दो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने छोड़ देना। तो जो नंबर डिवाइड करके आएगा उतने ही नंबर आएंगे। आप चाहो तो चेक करके देख लो एक बार। देखो मैं अगर 500 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 166.66, तो 166 आ गया। अब जब चेक कर लेते हैं कि मैं सही भी कह रहा हूँ नहीं कह रहा। ये ए एन हुआ, तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी वैल्यू 3 होगी। तो 498 माइनस 3 करेंगे तो 495 आएगा, उसमें से 3 डिवाइड कर देंगे तो 165 आ जाएगा। तो n माइनस 1, तो n की वैल्यू 160, देखो आ गई ना, सेम आ गई। तो ये शॉर्टकट है। तो पहले आप निकालेंगे पी ए, वो आ गए 166/500। फिर निकालेंगे बी के, बी माने 5 के, तो 500 को 100 से डिवाइड 5 से करेंगे तो 100 ही आएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 100/500। अब निकालेंगे वो नंबर जो 3 से भी कटते हैं और 5 से भी कटते हैं। ऐसे कौन से नंबर होंगे, यस यू आर राइट, ऐसे होंगे जो 15 से कटते होंगे। तो 500 को आप 15 से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे, तो मेरा आएगा 33। तो यहाँ लगा देंगे 33/500, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है ए बॉक्स कंटेन 150 बोल्ट्स एंड 50 नट्स, मतलब ठीक है इतने बोल्ट्स हैं। इट इज़ गिवन दैट 50% और 50% आर रस्टेड है। चलो लिख लेते हैं, बोल्ट्स हैं हमारे पास 100 और नट्स हैं हमारे पास 50। अच्छा, जो रस्टेड है, रस्टेड बोल्ट जो है 50% है, यानी कि 50 रस्टेड हैं और 50 ही हैं, यानी 25 ही हैं। अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट निकाले, देखो 2 निकाले, ध्यान देना, एक नहीं निकाला मैंने, और लिखा आइदर बोथ आर बोल्ट्स एंड बोथ आर रस्टेड। तो मैंने इसको मान लिया इवेंट ए और इसको मान लिया इवेंट बी, तो मुझे फिर ए यूनियन बी निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए कैसे निकालूँ मैं, ए मतलब माना मैंने बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स हैं, टोटल 100 बोल्ट्स हैं और 2 निकाले हैं मैंने, तो 100 C2/150 C2, क्योंकि टोटल 150 है इसलिए मैं 150 नीचे ले रहा हूँ, प्लस बी, बी क्या माना मैंने, रस्टेड, रस्टेड कितने हैं टोटल 75, तो ये हो जाएगा 75 C2/150 C2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कितने हैं जो बोल्ट भी हैं और रस्टेड भी हैं, ऐसे कितने हैं जी, ऐसे हैं केवल 50। तो ये हो जाएगा 50 C2/150 C2। अब इसको सॉल्व तो करना आता है आपको, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और जो आपने एनसीईआरटी करनी है या आरएस करनी है वो सारी इससे हो जाएगी, राइट। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।